हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ हमारी क्लास 11 की हॉर्नबिल बुक के चैप्टर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल को, जिसके राइटर है नेथाली ट्रोवेरॉय। चैप्टर की स्टार्टिंग में एक वंडरफुल स्टोरी बताई गई है एक पेंटर के बारे में जिनका नाम था वू दाउजी, जो 8th सेंचुरी में रहते थे। उनकी जो लास्ट पेंटिंग थी वो थी एक लैंडस्केप की पेंटिंग जिसे टैंग के एम्परर ने, जिनका नाम था जुआनजोंग, उन्होंने बनाने के लिए कहा था, जिससे वो अपने पैलेस की वॉल्स को डेकोरेट करना चाहते थे। तो जो पेंटर थे वू दाउजी, उन्होंने उस पेंटिंग को एक स्क्रीन के पीछे छुपा रखा था ताकि वो सिर्फ एम्परर को ही उसे दिखा सके। और जब वो एम्परर को अपने लैंडस्केप की पेंटिंग दिखाते हैं तो एम्परर काफी समय तक उनकी पेंटिंग की तारीफ करते हैं, उनके वंडरफुल सीन्स को देखते हैं जिनमें उन्हें दिखते हैं बहुत सारे फॉरेस्ट, बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़, वाटरफॉल्स, बहुत सारे बादल, कुछ लोग जो पहाड़ी रास्तों पर चल रहे हैं, चिड़ियाओं को उड़ते हुए देखते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें उनकी पेंटिंग में देखते हैं। तभी जो पेंटर होते हैं वो एम्परर को कहते हैं कि वो माउंटेन के फुट की तरफ या माउंटेन के नीचे की तरफ बनी हुई एक केव को देखें जिसमें एक स्पिरिट रहती है। और उसके बाद जैसे ही पेंटर क्लैप करते हैं वो केव का जो दरवाजा होता है वो एकदम से खुल जाता है। इसके बाद वो कहते हैं कि इस केव के अंदर जो है वो बहुत ही मैग्निफिसेंट है, बहुत ही मार्वलस है और उसे हम शब्दों में नहीं बता सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको अंदर जाने का रास्ता दिखाता हूँ। और ऐसा कहते ही वो पेंटर जो है वो केव के अंदर चला जाता है। और जैसे ही वो अंदर जाता है, जो एंट्रेंस होती है केव की वो बंद हो जाती है। और इससे पहले जो एम्परर था, जो बिल्कुल शॉक में था, वो कुछ कहते भी उससे पहले ही वो जो पेंटिंग थी वो उस दीवार से एकदम गायब हो गई। और उस दीवार पर वू दाउजी के एक ब्रश का एक निशान तक नहीं बचा था। और उस समय के बाद वो आर्टिस्ट जो थे उनको इस दुनिया में किसी ने भी नहीं देखा था। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि इस टाइप की जो स्टोरीज होती है वो चाइनीज क्लासिकल एजुकेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। और जो कन्फ्यूशियस और जुआंगजी की बुक्स है, जो कि वहाँ के फिलोसोफर्स हैं, इस टाइप की स्टोरीज उनकी बुक्स में बहुत सारी है। इस टाइप की स्टोरीज जो है ये टीचर्स को हेल्प करती है, जिससे वो अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर सके हैं सही डायरेक्शन में। और इन शॉर्ट स्टोरीज के अलावा ये हमें डीपली समझाते हैं उस एनर्जी के बारे में, उस स्पिरिट के बारे में, जिससे उस समय आर्ट को समझा जाता था। इसके बाद ऑथर हमें एक और स्टोरी बताते हैं जो एक और फेमस पेंटर की होती है, जिन्होंने एक ड्रैगन की पेंटिंग बनाई थी। पर वो उस ड्रैगन की आंखों को नहीं पेंट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो उन ड्रैगन की आंखों को पेंट करेंगे तो वो उस पेंटिंग से बाहर उड़ जाएगा। और ऑथर इस स्टोरी का कंट्रास्ट करते हैं एक दूसरी स्टोरी से, जो कि उनके नेटिव प्लेस से है, जो है फ्लॉन्डर्स। और ये स्टोरी उन्हें सबसे ज्यादा सूटेबल लगती है रिप्रेजेंट करने के लिए वेस्टर्न पेंटिंग को। ये स्टोरी है 15th सेंचुरी की, जिसमें एंटवर्प, जो एक ब्लैकस्मिथ होता है यानी एक लोहार होता है, जिसे क्विंटन मैट्सिस भी कहा जाता है, उन्हें प्यार हो जाता है एक पेंटर की डॉटर से। पर उन लड़की के जो फादर थे वो क्विंटन को अपना सन इन लॉ एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उनके प्रोफेशन के कारण। तो इसीलिए जो क्विंटन होते हैं वो एक बार उनके फादर के स्टूडियो में जाते हैं और वहाँ पर एक फ्लाई या फिर एक मक्खी को पेंट करते हैं उस लड़की के फादर के पैनल पर या कैनवास पर। और वो उन्हें इतनी डिटेल्ड वे में पेंट करते हैं कि वो एकदम रियल लग रहा होता है। और जब उनके फादर अपने स्टूडियो में आते हैं तो वो उस मक्खी को उड़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक्चुअल में एक असली मक्खी होती है। पर फिर उन्हें समझ में आता है कि एक्चुअल में वो एक पेंटिंग है। और उसके बाद वो क्विंटन को अपने स्टूडियो में एक ट्रेनी जैसे रख लेते हैं और उनकी शादी भी करवा देते हैं अपनी डॉटर से। और जो क्विंटन होते हैं वो उस टाइम के एक सबसे फेमस पेंटर बन जाते हैं। तो ये जो दो स्टोरीज थी ये हमें दो आर्ट फॉर्म्स के बारे में समझाती है। एक जो यूरोपियन आर्ट फॉर्म है जो इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस को बताता है कि एक पेंटिंग बिल्कुल रियल लगनी चाहिए, और दूसरी तरफ जो एशियन पेंटिंग्स है वो इनर लाइफ या फिर स्पिरिट की इम्पोर्टेंस को बताती है। जो चाइनीज स्टोरी है जिसमें एम्परर उस पेंटर को एक पेंटिंग बनाने के लिए कहते हैं, उसमें वो एम्परर काफी ज्यादा तारीफ करते हैं उस पेंटिंग के आउटर अपीयरेंस की। पर उसके बाद जो आर्टिस्ट होता है वो उन्हें एक्चुअल मीनिंग बताता है उनके आर्ट का। वो बताता है कि एम्परर जो होता है वो अपनी टेरिटरी को रूल कर सकता है जिसे उसने कॉन्कर किया है, पर सिर्फ एक आर्टिस्ट ही जानता है अपने अंदर की तरफ का रास्ता या फिर एक स्पिरिचुअल वे अपने आप को समझने का। जो दाओ वर्ड है
उसका खुद का ही मतलब है, एक रास्ता या फिर एक प्रोसीजर या फिर एक मिस्टीरियस वर्क इस यूनिवर्स का। और जो पेंटिंग थी वो अब जा चुकी है और जो आर्टिस्ट है उन्होंने अपना गोल को अचीव कर लिया है, जो है किसी भी मटेरियल अपीयरेंस से ऊपर है, जो कि हमें अपनी इनर लाइफ के बारे में बताता है, हमारी स्पिरिट के बारे में बताता है। जो क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप्स हैं वो इसलिए नहीं बनाए जाते हैं कि वो रिप्रोड्यूस कर सके, वो हमें दिखा सके एक एक्चुअल व्यू को, जैसा कि एक वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग हमें बताती है। जो यूरोपियन पेंटर्स होते हैं वो चाहते हैं कि हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी पेंटिंग्स को देखें, जैसे बिल्कुल वो अपनी पेंटिंग को देखते हैं, बिल्कुल एक स्पेसिफिक एंगल से। पर जो चाइनीज पेंटर है वो सिर्फ एक सिंगल व्यू पॉइंट को चूज नहीं करते हैं। उनका जो लैंडस्केप या फिर उनकी जो पेंटिंग होती है वो एक्चुअल में रियल नहीं होती है। जो उनकी पेंटिंग्स को देखता है वो किसी भी पॉइंट से उन पेंटिंग्स में जा सकता है, उसमें ट्रेवल कर सकता है, यानी उसे देख सकता है किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक। जो आर्टिस्ट है वो एक रास्ता बनाता है उस पेंटिंग में, जिससे जो देखने वाला होता है उनकी पेंटिंग को, वो उनकी पेंटिंग को अच्छे से देख सके, उनके पाथ को फॉलो कर सके, नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ, बिल्कुल एक लेजरली मूवमेंट में, बिल्कुल आराम से, जैसा देखने वाला देखना चाहता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के केस में। ये एक ऐसी पेंटिंग होती है जिसे हम धीरे धीरे खोलते हैं एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन की तरफ और उसे रोल करते हैं दूसरे सेक्शन में जाने के लिए। ऐसा करने से हम एक टाइम का डायमेंशन भी ऐड कर देते हैं उस पेंटिंग को देखते समय, और ऐसा किसी भी दूसरी फॉर्म ऑफ पेंटिंग में नहीं देखा जाता है। और इस टाइप की पेंटिंग्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन भी जरूरी होता है व्यूअर्स का, और वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि उन्हें कितने पेस से आगे ट्रैवल करना है उस पेंटिंग में, आगे देखना है उस पेंटिंग को। और इस टाइप का पार्टिसिपेशन जो होता है ऐसी पेंटिंग्स को देखते समय वो फिजिकल एज वेल एज मेंटल होता है, जिसमें वो धीरे धीरे पेंटिंग के सेक्शंस को खोल रहा है और साथ ही में आराम से उसे उस पेंटिंग को समझने का मौका मिल रहा है। जो चाइनीज पेंटर्स होते हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि आप उनकी आंखों से उस पेंटिंग को देखो या फिर उनके नजरिए से उनकी पेंटिंग्स को देखो, पर वो चाहते हैं कि आप उनके माइंड में जाकर देखो, ये समझो कि उन्होंने इस पेंटिंग को क्यों बनाया है और ये समझें कि वो इस पेंटिंग से उन्हें क्या समझाना चाहते हैं। जो लैंडस्केप होता है वो एक स्पिरिचुअल और कॉन्सेप्चुअल स्पेस है, वो कुछ ना कुछ उस लैंडस्केप से हमें समझाना चाहते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो उसे एक्सप्रेस करते हैं शान शुई के नाम से, जिसका एक्चुअल मीनिंग है माउंटेन वाटर। और इन दोनों को ही साथ में यूज किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए लैंडस्केप वर्ड को। और जो लैंडस्केप होता है उसमें 2 से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं इमेज के, जो रिप्रेजेंट करते हैं 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स को, जिसका मतलब है कि वो दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। और यही रिफ्लेक्ट करता है दाओइस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स को, जिसमें जो माउंटेन है वो यांग है, जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है हेवन की तरफ, जो स्टेबल है, वार्म है, ड्राई है क्योंकि वो सन में है। और जो दूसरा पार्ट है वो है वाटर, जिसे यिन कहते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल है, हमारी अर्थ पर रेस्ट कर रहा है, जो कि मॉइस्ट है, फ्लूइड है और कूल है। जो यिन है वो फेमिनाइन एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है इस यूनिवर्स की एनर्जी को, और जो यांग है वो मैस्कुलाइन और एक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है इस यूनिवर्स के। और इन दोनों के बीच में जो इंटरैक्शन होता है वो ही फंडामेंटल नोशन है, फंडामेंटल चीज है दाओइज्म की। और जो सबसे कॉमन चीज है जो बार बार अनदेखी कर दी जाती है वो है जो थर्ड एलिमेंट है, जो कि है द मिडिल वॉइड। और ये वो जगह है जहाँ इन दोनों का इंटरैक्शन होता है, जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं एक योगिक प्रैक्टिस से, प्राणायाम जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम ब्रीद इन करते हैं, रिटेन करते हैं अपनी ब्रीथ को और ब्रीद आउट करते हैं, यानी सांस अंदर लेते हैं, सांस को रोक के रखते हैं, फिर सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं। और जब हम अपनी सांस को रोकते हैं वो ही ये मिडिल वॉइड है जहाँ पर मेडिटेशन एक्चुअल में होती है। और अगर हम इस स्टेप को हटा दें और सिर्फ ब्रीद इन या ब्रीद आउट करें तो कोई मेडिटेशन नहीं होती है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है और यही हमें इम्पोर्टेंस बताता है उस अनपेंटेड स्पेस का, जो कि एक चाइनीज लैंडस्केप में होती है, जिसके बिना एक चाइनीज लैंडस्केप अधूरा होता है। और ये वही जगह है जहाँ पर ह्यूमंस का मेन रोल होता है। ये वो स्पेस है हेवन और अर्थ के बीच में, और जो ह्यूमंस होते हैं वो ही इन दोनों जगहों के बीच में कम्युनिकेशन का एक साधन होते हैं इस यूनिवर्स के 2 पोल्स के बीच में, जो है हेवन और अर्थ। और इसीलिए जो ह्यूमंस हैं उनकी प्रेजेंस का काफी इम्पोर्टेंस है। और जो फ्रैंकोइस चैंग होते हैं वो ह्यूमंस को
द आई ऑफ द लैंडस्केप कहते हैं वो ही है जो एक्चुअल में इन लैंडस्केप्स की आंखें हैं। एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इस लैंडस्केप का, और ह्यूमंस वो नहीं है जो इन बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में कहीं खो जाएं या ऑप्रेस हो जाएं। तो यहाँ तक की जो स्टोरी थी वो एक एक्सर्प्ट थी, ये एक छोटा सा पार्ट थी लैंडस्केप ऑफ द सोल, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज पेंटिंग का। और इसके बाद ऑथर हमें एक आर्टिकल के बारे में बताते हैं जिन्हें बृंदा सूरी ने लिखा था हिंदुस्तान टाइम्स के लिए 28 अगस्त 2005 में, जिसकी हेडिंग है गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर्स आर्ट। इसमें बताया गया है जब फ्रेंच पेंटर जीन डुबुफेट ने प्रेजेंट किया था कॉन्सेप्ट आर्ट ब्रट का, या फिर जो रॉ आर्ट होती है उसका 1940s में, उस समय पर जो अनट्रेन्ड आर्टिस्ट का आर्ट होता था उसमें किसी का भी इंटरेस्ट नहीं होता था। और इसकी एक व्हील्ड बिगिनिंग, एक स्लो बिगिनिंग के बाद ये आउटसाइडर्स आर्ट धीरे धीरे करके जो फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया बन गई इंटरेस्ट का कॉम्प्लीमेंट्री आर्ट में, वो भी इंटरनेशनली। ये जो कैटेगरी है आर्ट की जिसे आउटसाइडर्स आर्ट कहा जाता है, इसे डिस्क्राइब किया जा सकता है कि ये एक आर्ट है उन लोगों की जिनके पास कोई राइट नहीं है एक आर्टिस्ट बनने का, क्योंकि उनके पास कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है आर्ट के बारे में, पर फिर भी वो अपने टैलेंट को, अपने आर्टिस्टिक इंसाइट को, अपने आर्ट को शोकेस करते हैं। और इन लोगों का जो वर्क होता है, इन लोगों का जो आर्ट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है जो हमारे मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट होते हैं या फिर जो नॉर्मल आर्टिस्ट होते हैं उनसे। और जिस टाइम पे डुबुफेट ने इस कॉन्सेप्ट को बताया था उस टाइम पर इंडिया में एक अनट्यूटर्ड आर्टिस्ट ने, एक अनट्यूटर्ड जीनियस ने, जिनके पास कोई भी ट्रेनिंग नहीं थी, उन्होंने एक पैराडाइज क्रिएट कर दिया था या फिर एक बिल्कुल जन्नत जैसी जगह प्रोड्यूस कर दी थी, जिसे सालों पहले उन्होंने चालू कर दिया था, जो कि पहले एक जंगल था और फिर उसका एक गार्डन बना दिया था, जिसे उन्होंने पूरी तरीके से स्कल्प्ट किया था या पूरी तरीके से बनाया था स्टोन से और रिसाइकल्ड मटेरियल से, जिसे आज के टाइम में हम रॉक गार्डन कहते हैं। और इसे जिसने बनाया था उनका नाम था नेक चंद। नेक चंद जो थे वो 80 इयर्स के हो गए थे और वो इस जगह के डायरेक्टर भी थे। और ये माना जाता है कि उनका इंडिया का बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन था आउटसाइडर्स आर्ट की तरफ। और जो 15th इशू था या जो 15th प्रिंट था 2005 में, रॉ विजन एक यूके की जो मैगजीन थी जो कि बेसिकली आउटसाइडर्स आर्ट को पब्लिश करती थी, उन्होंने फीचर किया था नेक चंद को और उनके रॉक गार्डन स्कल्पचर्स को एज वुमेन बाय द वाटरफॉल के नाम से अपनी एनिवर्सरी इशू में या अपने एनुअल इशू में कवर पेज पर। और ये जो आर्ट ब्रंट या फिर जो रॉ आर्ट थी, ये ऐसे टाइप के वर्क्स थे या ऐसे टाइप के आर्ट थे जो कि बिल्कुल रॉ स्टेट में थे और अपने कल्चरल और आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस को बताते थे। ये बताते थे कि कुछ भी एक टेन से लेकर एक सिंक तक या फिर कुछ ब्रोकन डाउन कार से किसी भी चीज को लेकर हम आर्ट को क्रिएट कर सकते थे। और इस चीज को नेक चंद काफी ऊंचाइयों तक ले गए थे। और ये जो उनका आर्ट था, उन्हें माना जाता था कि वो एक आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी है या फिर एक सबूत है इस बात का कि एक अकेला आदमी कितना डिफरेंस क्रिएट कर सकता है जब वो अपने ड्रीम्स को या अपने सपनों को सच करने की ठान लेता है। जो स्विस कमीशन है यूनेस्को की, वो भी नेक चंद को ऑनर करती है यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क के थ्रू। और एक 5 महीनों का इंटरैक्टिव शो जिसका नाम था रेल्म ऑफ नेक चंद, वो भी स्टार्ट हुआ था अक्टूबर से लेकर, और ये लीडिंग म्यूजियम्स में हुआ था स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली के। और नेक चंद कहते हैं कि उनका जो बिगेस्ट रिवॉर्ड है या उनका जो सबसे बड़ा प्राइज है वो यही है जब वो लोगों को उनके गार्डन में घूमते हुए, एंजॉय करते हुए देखते हैं। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसी वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।